मैं एडवांस एचटीएमएल पढ़ाऊंगा। एडवांस इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल एचटीएमएल ही है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डिव स्पैन से। जैसे तुमने अभी तक पैराग्राफ टैग वगैरह पढ़ा होगा, तो वैसे ही ये डिव और स्पैन टैग है। बस में फर्क इतना है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है और एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो मैं पहले बता देता हूँ इनलाइन लेवल एलिमेंट कौन होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं। इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जिनको जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो उतना ही कवर करते हैं। जैसे मैं एक लिख के दिखाता हूँ आपको। और एक डिव टैग भी यूज कर लेता हूँ मैं, समझाने में आसान पड़ेगा। अब सही है। ये लिख दिया मैंने। अब मैं दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके कि इनलाइन और ब्लॉक में फर्क क्या होता है। तो जैसे ये है, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं इसे, और मैं AIT ओएसएस के ऊपर होवर करता हूँ तो बैकग्राउंड ब्लू जो है वो सिर्फ AIT ओएसएस तक आ रहा है। और अगर मैं वहीं पे मे द सोर्स भी विथ यू पे करता हूँ होवर, तो पूरी लेंथ कवर कर दे रहा है वो। इसका मतलब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, क्योंकि इसे जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है वो उससे ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है तुम्हारी पूरी स्क्रीन की विड्थ जितनी। तो और इसमें मैं एक चीज और बता ऐड करता हूँ। जैसे दो स्पैन एक लाइन में आ सकते हैं, एक स्पैन टैग और लगाता हूँ मैं। इतना ही लिखता हूँ। अब जाता हूँ। देख रहे हो AIT OSS और IM एक ही लाइन में आ गए हैं, क्योंकि ये स्पैन है तो जितनी इसे रिक्वायर्ड है विड्थ सिर्फ वो उतनी कवर कर रहा है। पर अगर मैं यहीं पे डिव के साथ एक स्पैन लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्पैन लिखता हूँ डिव के बाद, तो ये सेम लाइन में नहीं आएगा। सेम लाइन में ना कि नई लाइन में आया, क्योंकि जैसा मैंने बताया मे द सोल बी विथ यू मैंने डिव के अंदर लिखा है और डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो उसने पूरी स्पेस पूरी ऑक्यूपाई कर रखी है, जिसकी वजह से स्पार्क नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो ये, और मैं इसमें ऐड करता हूँ, जो हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं उनकी हम विड्थ और हाइट सेट नहीं कर सकते। पर जो हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं उसकी हम सेट कर सकते हैं। पर उसमें सेट तो कर सकते हैं, पर ये रहेगा कि वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करेगा दूसरी चीज को, अगर दूसरा स्पैन लिखा मैंने। पर एक तीसरा होता है इनलाइन और ब्लॉक, इनलाइन डैश ब्लॉक एलिमेंट, उसकी हम लोग विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं और वो सेम लाइन में भी आ सकता है। तो अब ये सोच रहे होगे कि हमारे पास पैराग्राफ टैग वगैरह है तो हम स्पैन क्यों यूज करेंगे। तो स्पैन इसलिए यूज करते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे इस वर्ड को सिलेक्ट करना है, इस पे कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है, तो मैं इसके लिए नया पैराग्राफ टैग तो डिक्लेयर करूंगा नहीं, इसलिए मैं इसको स्पैन में लिखूंगा। एक सेकंड में दिखाता हूँ। स्पैन के अंदर लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। पर अब मैं तुम्हें इसमें एक प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ मैं। तो इसमें कलर चेंज हो गया सिर्फ इतने से का। तो इसको हम लोग मतलब बहुत सारे स्पैन एक ही उसमें लगा सकते हैं, पैराग्राफ वगैरह में किसी में भी। और इनकी हम क्लास वगैरह दे सकते हैं जो मैं आगे बता रहा हूँ। उसकी वजह से हम इनकी ग्रुपिंग करके सेम प्रॉपर्टीज एक चीज में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आगे मूव करता हूँ। डी स्पैन हो गया। अब बहुत सारे लोग उस टाइम पूछ रहे थे जब फॉर्म्स में आया था आईडी क्या है। तो अब मैं आईडी और क्लासेस का आंसर करता हूँ। तो क्लास क्या होती है, जैसे हमारे पास गैस एग्जांपल लेता हूँ मैं, गैसेस। तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ है। सब लोग एक सेम क्लास शेयर कर रहे हैं, जो कि है गैस। और आईडी वो होती है, जैसे यूनिक होती है आईडी, सबको पता है ना, आधार उसका यूनिक ही होता है, वो आईडी है। तो ऐसे ही क्लास बहुत सारे लोग शेयर कर सकते हैं, पर आईडी यूनिक रहती है एलिमेंट की। इसको अप्लाई करता हूँ मैं।
पैराग्राफ टैग ओपन करता हूँ, इसमें लिखता हूँ ये लिख दिया मैंने। अब इसमें मैं एक क्लास डिक्लेयर कर देता हूँ। और यही सेम क्लास मैं अगले वाले पैराग्राफ टैग के अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ। अब मुझे इसे एक्सेस करना है, मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है सीएसएस की। तो सीएसएस मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर ये बताऊंगा कि अगर इसमें मैंने लगाया तो यूज कैसे होगा वो। अब मुझे इसको एक्सेस करना है तो डॉट लगा के एक्सेस करता हूँ मैं क्लास को, डॉट ओएसएस। इसके अंदर कलर सेट करता हूँ कुछ। तो यहाँ पे कलर एक साथ चेंज हुआ। तो हम लोग क्लास आईडी इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी चीज की प्रॉपर्टी ग्रुप करके यूज कर सकें। जैसे मैंने इसमें ग्रुप किया दो पैराग्राफ टैग को क्लास का यूज करके। अब मैंने जब क्लास ओएसएस एक्सेस करी और इसमें कलर लगाया तो दोनों पे एप्लीकेबल हो गया। ऐसे ही आईडी होती है। यहाँ पे मैं एक आईडी डिक्लेयर कर देता हूँ। अब मुझे आईडी को एक्सेस करना है तो मैं इसे हैश यूज करके करता हूँ एक्सेस। तो यहाँ पे देख रहे हो आईडी यूज करी मैंने, आईडी यूनिक होती है तो मैं सेम डिक्लेयर नहीं करूंगा हर जगह पे। तो यहाँ पे मैंने आईडी का कलर रेड किया था सीएसएस की प्रॉपर्टी लगा के, तो यहाँ पे रेड हो गया ये। अब अगर ये भी सोच सकते होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्लास आईडी में दोनों एक ही टैग के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकता, सोच रहे हो ना। तो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्लास डिक्लेयर करी, इसका मैं ओएसएस ही रखता हूँ। अब तुम्हें लगेगा कि ओएसएस पे मैंने ब्लू कलर लगा रखा है और नेम पे मैंने रेड लगा रखा है, तो एप्लीकेबल क्या होगा वहां पे। तो एप्लीकेबल कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रायोरिटी इंडेक्सिंग होती है, पर इसमें आईडी केस में क्या होता है, यूनिक होती है वो। तो आईडी की प्रायोरिटी क्लास से पहले आती है, जिसकी वजह से मैं जो प्रॉपर्टी आईडी में लिखूंगा वो क्लास की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देता है। इसको मैं नेम ऊपर लिख के भी दिखाता हूँ। जैसे कुछ कह सकते हैं कि प्रायोरिटी इंडेक्सिंग की वजह से ऐसा हो रखा है, कोई चेंजेस नहीं है। अब आगे मूव करता हूँ मैं। यहाँ पे समझा दिया मैंने, ये लिखा भी हुआ है कि आईडी सिलेक्टर की प्रायोरिटी पहले होती है क्लास के ऊपर। तो ये मैंने बता दिया है कि डॉट से एक्सेस कर सकते हैं, और आईडी यूनिक होती है, इसको हैश से इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब मैं स्टाइल थोड़ा सा बताता हूँ, स्टाइल क्या होता है। तो हम HTML में तीन तरीके से लिंक कर सकते हैं अपनी CSS को। तो CSS लिंक करने के तीन तरीके होते हैं, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल CSS हम लोग ऐसे लिंक करते हैं, लिंक टैग यूज करते हैं। लिंक CSS आ रहा है ना यहाँ पे एक ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल नेम डालेंगे तो एक्सटर्नल CSS लिंक हो जाती है। दूसरी होती है ये वाली जो मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन करके लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। और थर्ड मैं अभी बताता हूँ। थर्ड ये है इनलाइन, इनलाइन CSS। तो यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट ओपन करूंगा, कुछ नहीं स्टाइल टाइप करूंगा स्टार्टिंग इंडेक्स वाले पे। स्टाइल ओपन किया और इसमें से मैं लिखना चाहता हूँ, कलर चेंज करना है मुझे। कलर रखता हूँ मैं, रेडी रखता हूँ। अब वहां पे जाऊंगा और देखूंगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसे बोलते हैं इनलाइन CSS।
जो कि हमने एक ही लाइन में लिख रखी है, हमें एक्सटर्नल लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो ये जैसे मैंने दिखा रखा है, टैग लगाना है एक, और एक स्टाइल एट्रीब्यूट ओपन करना है, वहां पे एक प्रॉपर्टी आती है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी कलर यूज करी थी और वैल्यू में मैंने रेड डाला था। ऐसे ही मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। अब HTML के लास्ट पार्ट पे मूव करता हूँ मैं, जो कि है सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। तो जैसे मैं यहाँ पे सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर एग्जांपल लेता हूँ। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका मतलब वेब भी समझता है और तुम भी समझते हो। अगर मैं बोलता हूँ फुटर, तो उससे क्या समझते हो कि वो वेब पेज के नीचे आ रहा होगा, वहां पे कॉन्टैक्ट इन्फो वगैरह होंगी। और अगर मैं हेडर बोलता हूँ तो क्या समझते हो, वहां पे होम नेविगेशन बार वगैरह होगा। तो सिमेंटिक टैग होते हैं जिनका मतलब हम भी समझते हैं, और बोथ ब्राउजर और डेवलपर को दोनों का मतलब समझ आता है उसका। कुछ एग्जांपल है सिमेंटिक टैग के, फॉर्म, टेबल्स, आर्टिकल्स, जो कि डिफाइन करते हैं कि वो अंदर लिखा क्या हुआ है। अब हेडर है तो हेडर के अंदर हेडर का कंटेंट लिखा हुआ है मैंने, फुटर के अंदर फुटर का लिखा हुआ है। तो पहले क्या होता था, जब हम लोग HTML4 यूज करते थे, तो उसके अंदर हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स नहीं थे, तो हम लोग उनके लिए एक आईडी डिक्लेयर कर देते थे। जैसे मैंने एक क्लास बनाई थी अभी, तो यहाँ पे जैसे मैं इसकी आईडी डिक्लेयर कर देता फुटर, तो ये HTML4 में होता था। पर अभी हम लोग HTML5 यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स आ गए हैं। नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जैसे जिनका कोई मतलब नहीं होता। स्पैन टैग है, उसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा उसका कुछ खास मतलब नहीं है कि उसमें लिखना क्या है। तो ये जैसे मैं दिखा रखा है, हेडर ऊपर आता है, फुटर नीचे, आर्टिकल और सेक्शन राइट साइड में, नेविगेशन बार हेडर के नीचे। ये बेसिक साइट का स्ट्रक्चर होता है, सबको पता है इतना। सबने यूज कहीं ना कहीं साइट पे गए होंगे तो वहां पे देखा होगा। अब मैं एक इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ इसकी। जैसे हमने टेबल टैग यूज किया हुआ है पहले, ये यूज किया मैंने। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो एक टेबल क्रिएट होके आ गई है। मैंने इसमें टैग कौन सा लगा रखा है, सिमेंटिक टैग एक लगा हुआ है, कौन सा है, टेबल है ना। अब अगर मैं उसे रिमूव करके दिखाता हूँ तो क्या होगा, कोलैप्स हो गई टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, हमें टेबल से ये समझ आ रहा है वो टेबल फॉर्म में होगी, हमें तो समझ आ रहा है, साथ में ब्राउजर को भी समझ आ रहा है कि वो टेबल है। तो इसलिए सिमेंटिक टैग यूज करते हैं। और ये कभी कभी हमारी साइट को रैंक करने में मदद करता है। जैसे होता नहीं है कि हम कोई साइट सर्च करते हैं और टॉप पे आती है, तो कभी कभी उसमें बेनिफिट करता है अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट हो गए। तो बहुत सारे एग्जांपल है, आर्टिकल, फिगर, फुटर। तो इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कभी यूज करना है कुछ, तो आप गूगल कर सकते हो। कि अगर मैं गूगल करता हूँ सिमेंटिक टैग्स, W3 स्कूल एक साइट है जहाँ से रेफरेंस ले सकते हो तुम लोग, बहुत अच्छी साइट है। तो इतना था, ये HTML पूरा हो गया है। में हम लोगों को पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है एक तरीके से, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, लाइक बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है काफी बार उसमें। लाइक टेबल्स है, फॉर्म्स है, पैराग्राफ, हेडिंग, दिस दैट, बहुत सारी चीजें आएंगी। ये तो भी बहुत कम चीजें हैं। तुम लोग के अभी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे, चाहे MDN की खोलना, कोई भी खोलोगे, तो डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से क्या है, जहाँ पे पूरे नोट्स लिखे हुए हैं इसके लिए कि कौन सी चीज अवेलेबल है, कौन सी चीज यूज कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को एक्चुअली क्या होता है, ये सारी चीजें ना हम लोग प्रैक्टिकली याद कर सकते हैं। लाइक तुम लोग सोचोगे कि एक रात में बैठो सब कुछ याद कर लो, वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमारे पास डॉक्स होते हैं। तो एक जैसे हमारे पास सबसे जो होते हैं, एक होता है मौजिला डेवलपर डॉक्स होते हैं, तो सबसे पहले तो हमेशा रेफरेंस लेते रहने चाहिए हर चीज की। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जो लर्निंग वाली चीज है उस पे कम जोर पड़ेगा, बल्कि समझने पे ज्यादा ध्यान देना। तो अभी जो जितना भी मैं पढ़ाऊंगा या अगली क्लासेस होंगी, वो CSS पे होगी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जिनको बोलते हैं। तो इसमें तुम लोग ट्राई करना कि रटने की चीजें मत करना कोशिश, समझने की करना कोशिश। और जैसे आप देखना HTML है, तो HTML में ये बहुत सारी चीजें हैं।
फॉर्म्स के अंदर इतनी सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें ना हम लोग ऑब्वियसली कवर कर पाए होंगे ना वो करेंगे, बट हमने क्या ट्राई किया कि तुम लोगों को चीजें समझ आ जाए अभी के लिए कि कोई चीज कैसे यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए जैसे फॉर्म्स बताया तो हम लोगों ने बेसिक फॉर्म बता दिया कि लाइक फॉर्म होता क्या है, उसमें क्या क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। अब तुम लोगों को कोई भी डाउट आएगा, कभी भी कुछ भी आएगा, तो तुम लोग सिंपल ये तुम लोग ये वेबसाइट खोल सकते हो एंड इसके ऊपर जाके कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर्म्स है, इसमें बेसिक टैग्स तुम लोगों को यहाँ बता दिए, एंड देन इसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स के लिंक दे देगा कि टारगेट एट्रीब्यूट के लिंक क्या क्या है, वो सब है, ठीक है। तो HTML में कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज होती है, तुम लोगों को बस अब पता होना चाहिए कौन सी चीज से क्या कर सकते हैं, और वो तुम लोग गूगल करके आराम से कर सकते हो। मोस्टली तुम लोग ये यूज कर रहे होगे, W3 Schools यूज कर रहे होगे, एक मॉजिला के डॉक्स आते हैं, MDN के डॉक्स आते हैं, तो वहां पे तुम लोग रेफरेंस लेके आराम से कर सकते हो। अब हम लोग मूव करते हैं CSS के ऊपर। तो व्हाट एग्जैक्टली CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो स्टाइल शीट का मतलब क्या है? सबसे पहले तुम लोग देखोगे, कोई भी हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके दो पार्ट्स, एक तरीके तीन पार्ट्स कह लो एक तरीके से। एक सबसे पहले होती है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिक, जिसको स्केलेटन कह सकते हैं एक वेबसाइट का, वो हम लोग बेसिक HTML से बनाते हैं। देन अब उस स्ट्रक्चर वो एग्जैक्टली दिखेगा कैसे और काम कैसे करेगा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसको हम लोग करते हैं, जो दिखेगा कैसे, जो उसकी स्टाइलिंग है, वो हम लोग CSS से करते हैं, तो उसका नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और वो काम कैसे करेगा, जो फंक्शनैलिटी है, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट से करते हैं। तो इसको हम लोग धीरे धीरे बाय फेस करेंगे। तो अभी हम लोग CSS से स्टार्ट करेंगे। लाइक स्केलेटन इज HTML एंड ह्यूमन बॉडी इज CSS। तो अब क्या है कि HTML में जितने टैग्स हैं, उनकी कुछ अपीयरेंस को कैसे होगी, वो हम लोग CSS से सेट करेंगे। तो CSS को इम्प्लीमेंट करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो कुछ इनलाइन CSS होती है, कुछ एक्सटर्नल होती है, इंटरनल भी हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल चलो उससे पहले एक थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। जैसे अब मेरे ख्याल से तुम लोग काफी टाइम से भी कर रहे हो, 2-3 बार हो गया, तो कुछ शॉर्टकट्स बता देता हूं तुम लोगों को। तो जैसे अब क्या कर लो कि मैं यहाँ पे 3 डिव बनाना चाहता हूँ, तो मैं डिव टाइप करूंगा और *3 करूंगा यहाँ पे, तो ये मेरे लिए 3 डिव्स बना देगा इसी टाइप्स, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे शॉर्टकट्स इसमें तुम लोग यूज कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें यूज। तो ठीक है, क्या किया, डिव डॉट, अब मेरे को क्लास देनी है हर किसी को, तो फिर मैं दे देता हूँ बॉक्स। अगर मैं $साइन डालता हूँ तो वो उसको ऑटोमेटिकली नंबर कर देगा, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, हर डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग चाहिए, तो मैंने ये दिया, तो ये चाइल्ड सिलेक्टेड एक तरीके से, इसमें पैराग्राफ लिख दिया। और इसके अंदर मैं एंटर करूंगा तो ये ऐसे तो ठीक है। तो अब हम लोग जितना भी अभी सीखने वाले हैं, तुम लोग ट्राई करना कि कॉपी पेस्ट करने की उतनी कोशिश मत करना। अभी के लिए समझना हम लोग क्या करेंगे। अभी का पूरा लेक्चर मैं इन 3 डिव्स, जो 3 बॉक्सेस बना दिए, इनके ऊपर इन चीजों से अब तुम्हें सबको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, सबसे पहले होती है कि CSS किस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइलिंग करनी है तो उसके 3 तरीके होते हैं। एक तो कि हम लोग CSS की एक बिल्कुल अलग फाइल बना लें, या फिर एक जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है उसी के अंदर CSS यूज करें, जिसको बोलते हैं इंटरनल CSS। और एक होती है इनलाइन CSS, की हम लोग हर एक टैग को अलग अलग करके CSS दें। तो हम लोग तीनों एक बार के लिए देख लेते हैं। तो अब जैसे ये है बॉक्स 1, तो इसमें इनलाइन CSS लिखने के लिए हम लोग एक स्टाइल टैग यूज करते हैं। स्टाइल टैग के स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, सॉरी, हर एक टैग के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट है, जो तुम लोग किसी भी टैग के अंदर यूज कर सकते हो। स्टाइल, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मान लो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ दे दी इसको 100 पिक्सल। तो अब सबसे पहले ये जो हम लोग विड्थ लिख रहे हैं है क्या, CSS में हर चीज होती है प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज एंड वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो जो विड्थ है वो एक तरीके से एक प्रॉपर्टी है। सिमिलरली इसकी एक हाइट प्रॉपर्टी होती है, 100 पिक्सल दे दी मैंने। एंड फिर एक होता है इसका बैकग्राउंड कलर। ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये सबको पता होगी आई गेस, सभी के लिए पता है ना सबको, ये 3 चीजें सभी के लिए। तो अभी मैं अगर इसको लाइव करूंगा जाके, तो तुम लोगों को एक पैराग्राफ दिख जाएगा, एक डिव बनी हुई है यहाँ पे, जिसका इतना एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, हाइट एंड विड्थ 100 पिक्सल है, ठीक है। अब सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, यही सारी चीजें नीचे वाले में भी सेम दे देता हूँ अभी के लिए।
एंड उसका हम लोग वो कर देंगे, चेंज कर देंगे। एंड बैकग्राउंड कलर तीनों में चेंज कर देते हैं अभी के लिए। तो हम लोगों ने रेड दे दिया फॉर एग्जांपल अभी के लिए, एंड इसको ग्रीन दे दिया। तो अभी के लिए देखोगे ये सिंपल 3 डिव्स बन के आ गई। तो अभी हम लोग इतना कर क्यों रहे हैं? तो ये हम लोगों ने देखा इनलाइन सीएसएस, बट अब इसका एक डिसएडवांटेज है। जैसे मान लो अभी के लिए मेरे पास ये 3 डिव्स है, तुम लोग अज्यूम करो कि ये पूरी फुल फ्लेजेड वेबसाइट है, एंड ये एक अलग डिव होगी जो nav बार है साइड में, ये जो सेंटर में ये एक अलग डिव होगी, ये अलग डिव होगी, ये अलग डिव होगी। तो अब हम लोगों को अगर इन तीनों चीजों को अलग अलग स्टाइलिंग देनी है तो मुझे पूरा कोड जाके सर्च करना पड़ेगा। अभी क्या है, ये 15 लाइन का कोड है। जब तुम लोग एक प्रॉपर वेबसाइट बना लोगे वो 1500 लाइन का हो सकता है, 2000 लाइन का भी हो सकती है पूरी वेबसाइट। तो उसमें हम लोगों को क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो इसकी जगह हेड में होती है एक स्टाइल टैग, हम लोग एक यहाँ पे देते हैं। अब इसका स्टाइल टैग का यूज होता है कि हम लोगों को यहाँ पे नहीं लिखनी है सीएसएस, वो ऊपर लिखनी है। बट यहाँ पे एक हमारे पास प्रॉब्लम होती है कि हम लोग बताएंगे कैसे कि ठीक है मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई भी एक एलिमेंट है, अभी के लिए मैंने स्टार लिख दिया। स्टार क्या होता है, एक सिलेक्टर होता है जो कि हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। तो मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया सबको, और ये चीज हटा देते हैं अभी के लिए। अभी के लिए देखना हर एक चीज की जो है वो रेड हो चुका है बैकग्राउंड। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक तरीका चाहिए जिससे हम लोग ये सिलेक्ट कर सके कि कौन से एलिमेंट को हम लोगों को स्टाइलिंग देनी है। तो उसके लिए हम लोग क्लास और आईडी यूज करते हैं। क्लास और आईडी क्या है, एक तरीके से सिलेक्टर्स है। लाइक फॉर एग्जांपल अब मैं स्टार की जगह सबसे पहले यहाँ पे सिंपल टैग नेम भी दे सकता हूँ। मैंने क्या किया, सिंपल डिव लिखा है, कोई डॉट नहीं लगाया है, कोई हैश नहीं लगाया है। इससे क्या होगा, इसका मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट में जितने भी डिव एलिमेंट्स है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अभी देखना बैकग्राउंड से रेड कलर हट जाएगा एंड हर एक डिव के ऊपर लग जाएगा। हाँ सॉरी, हाइट और विड्थ हट गई है ना इसकी। एक हाइट दे दी। ये हमारे पास एक तरीके से 3 डिव्स आ चुकी है। मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए इनको मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए देख रहे होगे ये हमारे पास 3 डिव आ गई। तो इसने क्या किया कि इसने सारी डिव्स को सिलेक्ट कर लिया, बट मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे बस बॉक्स 1 जो है उसको ये करना है, बाकी सबको नहीं करना। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं सबसे। अब मुझे इंडिविजुअल डिव को सिलेक्ट करना है। तुम लोग देखोगे यहाँ पे मैंने क्लास दे रखी है इनको, ठीक है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अब मैंने क्या किया, डॉट बॉक्स 1 सिलेक्ट किया। डॉट सिलेक्टर हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग किसी भी एलिमेंट को उसकी क्लास से गेट करना हो। एक आईडी आईडी सिलेक्टर होता है। आईडी कैसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग, उसको हैशटैग लिख के। तो ये सिलेक्शन के लिए एक तरीके से एलिमेंट्स है जो याद करने पड़ेंगे अभी के लिए तुम लोगों को। मैंने डॉट बॉक्स 1 सिलेक्ट किया और बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया aqua अब के लिए दोबारा से, और इसको ठीक है। तो अभी के लिए देखोगे जो फर्स्ट वाली डिव है उसके लिए ये हो गया, एंड बाकियों के लिए नहीं दिख रहा होगा। तुम लोग सारे अपने क्रोम पे जाके एक प्लगइन है, क्या बोलते हैं इसको, पेस्टिसाइड करके। तो ये एक तरीके से तुम्हें जितनी डिव्स हैं उनका आउटलाइन दिखा देता है अभी के लिए, ठीक है। और इसे तो नहीं तो ये बॉक्स को हम लोगों ने aqua दे दिया। सिमिलरली मैं अब ये देखो, तो ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ हमारे पास, हमारी जो HTML वाली फाइल है, अगर तो स्टाइल देना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम लोगों को HTML में ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को अगर क्लास नेम्स पता है उसके, तो सिंपल क्लास नेम से हम लोग उसका काम कर सकते हैं। अब एक चीज दिखाता हूँ तुम लोगों को, इससे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, डेव टूल्स किस किस को पता है क्या होते हैं।
किसी को पता है डेव टूल्स कुछ पता है क्या होता है? इंस्पेक्ट विंडो कुछ भी? हाँ ठीक है। तो अब मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक हम लोग हमारे पास होती है इंस्पेक्ट विंडो। तो तुम लोग क्या करोगे, अगर अपने की ब्राउजर पे जाके कंट्रोल शिफ्ट आई एक बार प्रेस करोगे तो तुम्हारे पास एक बार देखना ऐसी विंडो खुल जाएगी। एक बार ट्राई करो सारे, कुछ भी बनाओ ऐसे, एक बार कंट्रोल शिफ्ट आई ट्राई करो, या फिर इस पे जाके दोबारा से वो करो, राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पे लास्ट में होगा एक ऑप्शन इंस्पेक्ट का, खुल गया? किसी को ये खोलने में अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई ना? हाँ। तो अब तुम लोग देखोगे यहाँ पे आई गेस तुम्हारी ऊपर नीचे स्टार्ट होगा, ये कैसे भी होगा। तो तुम लोगों को ऐसा कुछ दिख रहा होगा अभी के लिए, ऐसा ही दिख रहा है। हाँ। तो अब तुम लोग ऊपर देखोगे जो एलिमेंट्स वाला टैब है, एलिमेंट्स वाले टैब में तुम लोग देखोगे जो तुम्हारा कोड है वही पूरा का पूरा आ रहा है। सो लाइक जैसे अब मुझे ये हेड टैग दिखा रहा है, मेरे हेड टैग के अंदर जितना कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है। स्टाइल टैग आ गया, स्टाइल टैग के अंदर जो जो मैंने यूज कर रखे हैं वो सब, स्टाइल टैग के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज दी है वो दे रखा, div बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। सिमिलरली जो मैंने HTML में लिखा हुआ है, div एक बॉक्स 1 बनाई है, बॉक्स 2 बनाया, बॉक्स 3 बनाया, ऐसे हो गया। ठीक है। तो ये तो इंस्पेक्ट टैग, इंस्पेक्ट विंडो हम लोगों को किस चीज में हेल्प करती है? अब तुम लोग नीचे आके देखोगे तो इसमें जो जो स्टाइल्स यूज रखे हैं वो सारे दिखा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर ये वाला एलिमेंट देख रहे हो, सिलेक्ट एन एलिमेंट। तो इससे तुम लोग किसी भी उसके ऊपर जाओगे, डिव के ऊपर जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस डिव पे गया एंड क्लिक किया है इसके ऊपर, तो मेरा अब ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट हो गया, बॉक्स 1 सिलेक्ट हो चुका है अभी। तुम लोग नीचे देखोगे स्टाइल्स में, तो बॉक्स 1 के ऊपर जो जो स्टाइल्स यूज हो रहे हैं वो सारे दिखा रहा है। बॉक्स 1 मैंने, अब देखो तीन चीजें मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक डिव एलिमेंट, डिव जो हमारे पास टैग होता है उसके ऊपर स्टाइलिंग दी थी, वो स्टाइलिंग मुझे यहाँ दिखा रहा है डिव वाली। सिमिलरली बॉक्स 1 के ऊपर मैंने क्या किया था, एक्वा दिया था, वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसका फायदा क्या है, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैंने एक्वा डिलीट किया एंड यहाँ पे ब्लैक लिख दिया अभी के लिए, तो मैंने ब्लैक कर दिया, तो ये यहाँ पे अपने आप ब्लैक हो जाएगा। मैं इसको कुछ भी दे दूं अभी के लिए, ब्लू दे दिया। तो इसका यूज करने का फायदा क्या है कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली टेस्ट कर सकता हूँ चीजों को। मैंने इसकी हाइट को 100 पिक्सल की जगह 200 पिक्सल पे कर दिया। ये अब देखो, अब जो डिव है यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि जब मैं डिव में हाइट बढ़ा रहा हूँ वो तीनों डिव की बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? मैं यहाँ पे डिव में जाके मैंने इसकी हाइट इंक्रीज की, ठीक है, ये सबकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ऐसा क्यों? हाँ हाँ, सब डिव्स के ऊपर लग रखा है इसलिए वो हो रहा है। सिमिलरली वेरएज बैकग्राउंड कलर जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो हर एक इसका अलग अलग है। तो मैं इसको दोबारा ग्रीन कर देता हूँ अभी के लिए। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, दोबारा कोड में जाके ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि बॉक्स 2 सिलेक्ट कर लिया मैंने, दिख रहा है ना सबको क्या क्या कर रहा हूँ? या फिर दोबारा से इस वाले कर्सर टूल को यूज करके दोबारा थर्ड वाली डिव सिलेक्ट कर ली। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो जो कन्वीनियंट लगे एज पर यूज। तो सिमिलरली जैसे मैं, अब मेरे पास ये इनकी है, W3 स्कूल्स की क्लास है अभी, साइट है अभी के लिए, इसको भी मैं जाके इंस्पेक्ट करूंगा, एलिमेंट्स में जाऊंगा। तो यहाँ पे भी मैं सारे, अब मैं ये कर्सर जा सकता हूँ, ये कर्सर खोला, इस वाले टैग पे गया, बैकग्राउंड कलर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ अभी के लिए मैं इनका। जैसे टेक्स्ट कलर यहाँ पे तुम लोग देखोगे व्हाइट व्हाइट है, यहाँ पे अगर मैं ब्लैक लिख दूँ तो ये देखना इस वाले बटन का कलर ब्लैक हो गया। ठीक है। जैसे और कुछ सिलेक्ट, और कुछ चेंज कर देते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट ये रहा, टारगेट एट्रीब्यूट में जाके मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ इसका, हेलो वर्ल्ड हो गया, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हम लोगों को इंस्पेक्ट टूल्स किस चीज में हेल्प करते हैं। बट अब तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन रेड ग्रीन कर दिया है, बट अगर तुम लोग अपना सोर्स कोड दोबारा देखोगे जाके, यहाँ पे अभी भी aqua है, रेड है, green है। तो इसका फायदा ये है कि हम लोग चीजें टेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको जाके दोबारा रिफ्रेश करूंगा, ये सारे चेंजेस चले जाएंगे, कोई चेंज नहीं बचेगा, दोबारा से नॉर्मल पे सेट हो गया। तो इंस्पेक्ट टूल्स का मेन काम है कि हम लोगों को चीजें टेस्ट करनी है, तो उसमें हेल्प कर सकता है। कि अभी के लिए मुझे क्या है कि 3 डब्बे दिख रहे हैं ऐसे से, मुझे एक प्रॉपर हाइट पे चाहिए, लाइक इन सबके अलग अलग चाहिए। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जाऊंगा इसको दोबारा से सिलेक्ट करूंगा, एक एलिमेंट डॉट स्टाइल सबसे ऊपर दिखता है, तो यहाँ पे मैं चीजें सेट करूंगा कि मुझे इसकी एक हाइट अलग से चाहिए, सिर्फ इसकी हाइट 200 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले की हाइट 200 पिक्सल होगी। तो ये काम है इसका, डेव टूल्स का। तो ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए थे हम लोग, तो वापस आते हैं। तो ये देख लिया तुम लोगों ने, इनलाइन सीएसएस देख ली थी।
इंटरनल सीएसएस देख ली, बट अब इसका भी एक नुकसान है कि हम लोगों ने पहले बोला कि जो वेबसाइट की कोड है वो 1500 लाइन 2000 लाइन इतना बड़ा बड़ा हो सकता है। तो सिमिलरली अगर हम लोग स्टाइलिंग भी सारी सेम इसमें कर देंगे तो वो कोड और बड़ा हो जाएगा, उसको डीबग करने में और प्रॉब्लम होगी। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है कि हम एक अलग फाइल बनाते हैं। जो भी सीएसएस की फाइल होती है उसको एक्सटेंशन हम लोग कोई भी नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने स्टाइल दे दिया, स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन भी यही है, डॉट सीएसएस। ये इसकी एक्सटेंशन है सीएसएस फाइल की। अब हमारे पास एक नई सीएसएस फाइल बन चुकी है। मैंने क्या किया, सारी जो इसमें स्टाइल टैग के अंदर मैंने स्टाइल्स दे रखे थे, ये उठाए यहाँ से कट करके इस फाइल में रख दिए, और स्टाइल टैग भी डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। तो अब तुम लोग सेव करोगे, बट एक प्रॉब्लम होगी कि तुम लोगों को यहाँ पे कुछ एक्चुअली दिखेगा ही नहीं। और मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ इससे ही, लाइक बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, यहाँ पे कोई स्टाइल दिख रहा है? कोई भी स्टाइलिंग है ही नहीं इसमें, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने दोनों फाइल्स को लिंक नहीं किया हुआ है। लाइक कंप्यूटर को पता लगना चाहिए कि तुम लोगों को कौन सी फाइल से स्टाइल्स उठाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है, लिंक टैग होता है। लिंक रिले जब तुम लोग इसका एमिट करोगे, ये जो शॉर्टकट्स आते हैं ये एमिट एक तरीके से प्लगइन होता है जो कि इसमें बिल्ट इन होता है। तुम लोग अभी जाके दोबारा टाइप करता हूँ अभी के लिए, देखना LINK। जैसे मैंने अभी लिंक लिखा, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है एमिट एब्रिविएशन। एमिट का मतलब क्या है? एमिट एक तरीके से प्लगइन है VS कोड का, जैसे सबने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया, एमिट बिल्ट इन प्लगइन है जो कि तुम लोगों को अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, तो तुम लोगों को काफी सारी फंक्शनैलिटीज दे देता है। तो मैंने लिंक लिखा, रिलेशन स्टाइल शीट href। href का मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो हम लोगों को बताना है कौन सी फाइल हम लोगों को यूज करनी है CSS के लिए, तो मैंने यहाँ पे किया स्टाइल डॉट CSS। सिमिलरली अगर मेरी जो स्टाइल वाली फाइल थी वो किसी फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, जैसे मैं CSS फोल्डर के अंदर स्टाइल वाली फाइल को डाल देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे href जाके चेंज करना पड़ेगा। इसका रिलेटिव पाथ जो होता है वो लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा CSS फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट CSS। अब तुम लोग इसको चेक करोगे तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। जी, दोबारा से कलर्स वापस आ गए। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने क्या किया, एक इंडेक्स फाइल के अंदर हम लोगों ने एक CSS फाइल को लिंक कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, हमारी इंडेक्स वाली फाइल अलग है, CSS वाली फाइल अलग है, हम लोग दोनों चीजों को साथ साथ में काम कर सकते हैं। मैं इसको ड्रैग करके साइड में रख देता हूँ अभी के लिए। अभी देखने में बेटर लग रहा है एंड काम करने में भी यूज इजी है। तो बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 हमारे पास 3 डिव्स है अभी के लिए। किसी को भी प्रॉब्लम है टाइप्स ऑफ CSS में, इनलाइन CSS क्या है, ये सब क्या है, कोई भी प्रॉब्लम? समझ आ गया अच्छे से क्यों यूज करना है, कब यूज करना है, क्या यूज करना है? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे फोकस करते हैं। हाउ टू ऐड अ कमेंट, सिंपल। तो अब क्या है, HTML में तुम लोगों ने कमेंट्स देखे होंगे, कमेंट्स कैसे ऐड करते थे? ये कंट्रोल वाला वो एक शॉर्टकट है, वो तुम लोगों को हर एक ब्राउजर में मिल जाएगा, बट कमेंट डालने का भी एक टैग होता है जो कि ये टैग है। ठीक है, ये जो है कि स्टार्ट, ये कोई इसका कोई स्टार्टिंग टैग नहीं होता, क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिंपल टैग है कि इसके अंदर तुम लोग स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट ओपन करोगे, एक्सक्लेमेशन मार्क 2 डैश, तो इससे तुम्हारा कमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे भी जाके तुम ये एंड करोगे वहां पे जाके तुम्हारा कमेंट एंड हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल लाइंस का भी हो सकता है कमेंट, कुछ भी लिखूंगा मैं। वेरस CSS में क्या होता है, CSS में 2 तरीके से कमेंट्स लिख सकते हो। तो सबसे पहले रुक जाओ, CSS में कमेंट लिखने के लिए ये वाली नोटेशन यूज नहीं होती। CSS में कमेंट्स लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइड स्लैश एंड स्टार, और जहां पे क्लोज करना है स्टार एंड स्लैश। ठीक है, ये थोड़ा लंबा वे ऐसा हम लोग कोई भी करता नहीं है, बट लाइक पता होना चाहिए कि इसका सिंटेक्स है क्या। सिंपल कमेंट करना है, सिलेक्ट करो कंट्रोल स्लैश, वो हो जाता है। तो चीजें शॉर्टकट से पता होनी चाहिए, और जो उसका असली तरीका है उससे भी पता होनी चाहिए अभी के लिए। सिमिलरली हाउ टू ऐड कमेंट, सिंपल सिलेक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग सिलेक्टर्स मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिए तुम लोगों को क्या होते हैं, बट एक बार दोबारा देख लेते हैं। सिलेक्टर्स का पता लग गया सबको, डॉट सिलेक्टर, हैश सिलेक्टर, और टैग नेम से कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। अब मुझे क्या चाहिए कि ठीक है, इसको हटाते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, डॉट बॉक्स, और उसके अंदर लिख देता हूँ चाइल्ड। ये एब्रीविएशन सबको पता है ना कैसे यूज कर रहा हूँ, अभी के लिए समझ आ गया था, नहीं तो मैं लंबे तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। डॉट p डॉट टेक्स्ट कर दिया अभी के लिए मैंने, टेक्स्ट के आगे। ठीक है,
एक बार के लिए इसको दोबारा समझ लो तो क्या होगा, एक div बनेगी जिसकी डॉट का मतलब है क्लास, जिसका मतलब है डॉट, जिसकी क्लास बॉक्स होगी, कितनी बनेगी, स्टार का मतलब है मल्टीपल, कितनी बार बनेगी, वो 3 ऐसी डिव्स बनेगी जिनकी क्लास बॉक्स होगी, उनके अंदर इसका मतलब है चाइल्ड सिलेक्टर, जिनके अंदर एक पी टैग होगा जो कि टेक्स्ट वो है, जिसकी क्लास टेक्स्ट है। यानी क्या, 3 डिव बन गई जिसके अंदर हर किसी के अंदर पैराग्राफ है, जिसके अंदर टेक्स्ट है अभी के लिए। अब मैं ऑल्ट दबा के कहीं पे भी सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास मल्टीपल कर्सर्स आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और M50 लिख दिया अभी के लिए। तुम लोग अभी जाके इसको व्यू करोगे तो ये ऐसा कुछ गंदा सा दिखने लग पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसकी हाइट और विड्थ सेट कर रखी है। अभी के लिए इसकी मैं हाइट विड्थ दोनों उड़ा देता हूँ ताकि प्रॉपर आए। तो ये देखो पैराग्राफ 1, div 1, div 2, div 3। तो अब तुम लोग इसके ऊपर हवर करोगे सिंपल, तो ये दिखा रहे क्या है, p डॉट टेक्स्ट, p का मतलब है पैराग्राफ टैग एंड डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर, मतलब उसकी क्लास टेक्स्ट है। सिमिलरली 2 3। अब तुम लोग यहाँ पे जाके देखोगे तो एक div है, div के अंदर पैराग्राफ है, div के अंदर पैराग्राफ। अब हम लोगों को क्या करना है CSS में, मुझे क्या करना है कि अभी हटा दिया मैंने, मुझे चाहिए कि जितनी div है, मुझे जितनी भी डिव्स हैं, मुझे ऐसा चाहिए कि जितनी भी डिव्स हैं उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं उनको एक फॉन्ट कलर देना है। तो उसके लिए हमारे पास जैसे सिलेक्टर मैंने एमेट के एब्रीविएशन में यूज किया वैसे इसमें भी होता है। तो मैं क्या करूंगा, डिव, उसके अंदर स्पेस जब हम लोग लिखेंगे फिर उसके बाद स्टाइलिंग लिखेंगे तो कर ही दे। ये देखो ये ब्लू कलर में आ गया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे लिखा क्या है मैंने, div डॉट पी, div स्पेस पी। div स्पेस पी का मतलब है कि इनहेरिट कर रहा है एक तरीके से, कि div के अंदर जितने भी पी एलिमेंट्स होंगे, कोई भी div होगी उसके अंदर जितने भी पी टैग्स होंगे उनके एक फॉन्ट कलर मिल जाएगा जो कि ब्लू होगा। वेयर एज अगर मैं एक पी टैग बाहर लिखूं, तुम लोग देखना कि यहाँ पे अगर मैं एक पी लिखूंगा और इसके अंदर मैंने लिख दिया लॉरेम, हाँ, अब ये जो नीचे पी टैग आया है इसका कलर ब्लैक है, जो ऊपर वाले पैराग्राफ टैग्स हैं उनका कलर ब्लू है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने जो सिलेक्टर डाला है वो पहले देखेगा कि डिव कौन कौन से, पहले उसने सारी डिव सिलेक्ट कर ली, उसके बाद वो डिव के नीचे गया कि डिव के उस डिव के नीचे कितने पैराग्राफ टैग्स हैं, उन सारे पैराग्राफ टैग्स के अंदर यूज कर लिया। तो ये चीज कैसे काम करी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक तरीके से समझो कि जो जो तुम्हारा HTML का डॉक्यूमेंट है वो एक तरीके से ट्री बना हुआ है। सबने ट्री या फिर ग्राफ देखा है, क्या होता है एक तरीके से, जिसका एक इमर्जिंग पॉइंट होता है एंड देन वो ब्रांच आउट करता जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारा क्या है, एक HTML का जो भी पेज होता है, एक प्रॉपर वेबसाइट जो है, वो एक पूरी ट्री की तरह ज्यूम कर सकते हो। जो ट्री का नोड है जहां से ट्री स्टार्ट होता है वो होता है HTML डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट एलिमेंट बोलते हैं। तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको डॉम बोलते हैं। तो मैं एक तरीके से तुम्हें अभी डॉम की ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये सिलेक्टर्स काम कैसे कर रहे हैं वो समझने के लिए। तो हमारे पास एक ट्री है जिसकी स्टार्टिंग हो रही है वो HTML डॉक्यूमेंट से हो रही है, देन वो दो टैग्स में स्प्लिट हो रहा है। अभी कोड में देखेंगे क्या बोलते हैं इसको। एक HTML डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर दो टैग्स आ जा रहे हैं, एक आ रहा है हेड टैग, एक आ रहा है बॉडी टैग, ठीक है। अब हम लोगों को ऐसे ही जब नीचे ट्रेवर्स करेंगे तो बॉडी टैग के अंदर मेरे पास क्या दिख रही है, मुझे 3 div टैग्स दिख रहे हैं। तो HTML टैग के अंदर 3 div टैग्स, div 1, div 2, div 3 एंड एक और तुम लोग देखोगे हायरार्की में एक p आ रहा है। तो div 1, div 2, div 3 और एक p टैग। अब तुम लोग देखोगे कि हर एक div टैग के अंदर एक एक p टैग है, तो उसी ट्री के अंदर div के हर div के नीचे एक एक पैराग्राफ टैग आ गया। तो अब हम लोगों को जब भी सिलेक्ट करना होता है तो हम लोगों को वो हायरार्की एक तरीके से डिफाइन करनी पड़ती है कि कहाँ किस चीज को सिलेक्ट करना है। अब जैसे div जो है हम लोगों को बॉडी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वो बॉडी पे ही लग रहे होते हैं। बॉडी के अंदर हम लोग पहले जाके बता रहे हैं कि जितने भी div टैग्स हैं उनके ऊपर जाओ, तो उसने पहले सारे div टैग सिलेक्ट कर लिए एंड देन उन div के अंदर जितने पैराग्राफ टैग्स हैं उनके अंदर जाओ। तो ये वैसे काम कर रहा है, उस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी के लिए मैं हाँ ठीक है, इतना समझ आ गया सबको कि कैसे काम करे, कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग चीजों को। तो अब ऐसे ही ये करने के बाद एक हमारे पास और टैग होता है, सिलेक्टर होता है, जिसको हम लोग एरो सिलेक्टर बोलते हैं एक तरीके से, या फिर चाइल्ड सिलेक्टर बोलते हैं, कि जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, अब इसका मतलब क्या है कि इमीडिएटली नीचे कितने पैराग्राफ टैग्स इसके। तो मैंने क्या किया, ये जैसे पी टैग है, इस पी टैग के अंदर ही एक और मैंने पी टैग बना दिया।
इस पैराग्राफ टैग के अंदर एक और पैराग्राफ टैग बनाया मैंने। चलिए एक सेकंड, इसके अंदर नहीं बना सकते अभी के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए देखो मैंने क्या किया कोड के अंदर। तो मेरा जो सबसे ये जो सबसे लास्ट वाला बॉक्स है उसके अंदर एक पैराग्राफ टैग था। ये वाला जो है सबसे लास्ट वाला बॉक्स है, div 3 जो है यहाँ पे, ये तो ये सबसे लास्ट वाला बॉक्स था। इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग था जो कि ब्लू कलर में आना था, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है कि div के जो इमीडिएटली नीचे पैराग्राफ होगा उसका कलर ब्लू, उसके लिए टेक्स्ट कलर ब्लू होगा। बट उसके अंदर मैंने एक और स्पैन टैग बनाया। स्पैन टैग तुम लोगों को बता दिया था मेरे ख्याल से अभी सर ने कि क्या होता है ना। तो स्पैन टैग से एक तरीके से हम लोगों ने उसको बस रैप कर लिया अभी के लिए, एंड उसके अंदर एक और पी बनाया। तो अब क्या है, हायरार्की में तुम लोग देखोगे डिव है, डिव के अंदर पी है, एक डिव है, डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग है, एक स्पैन टैग है, और उस स्पैन टैग के नीचे एक पी टैग है। बट हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा है, हम लोगों ने बोला है कि सिर्फ डिव के डायरेक्टली नीचे जो पी हुआ उसके ऊपर ये वाले कलर लगेगा, जो कि उसके अंदर जाके कहीं पे आ रहा है उस पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को काफी जगह हेल्प कर देगा अभी आगे जाके, जैसे जैसे हम लोग आगे वाले एग्जांपल्स पे जाते जाएंगे। सिमिलरली एक हमारे पास सिबलिंग टैग होता है। अब मैंने ये हटा दिया, चाइल्ड सिलेक्टर हमारे पास हो गया, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर होता है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर होता है। तो एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर पर भी हम लोग जाते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस टैग लगा दिया, सॉरी प्लस सिलेक्टर लगा दिया अभी के लिए। तो इससे क्या होगा, सारे जितने भी, अब इसका मतलब समझो एक बार के लिए, डिव डिव को जो भी सिबलिंग पी है, सिबलिंग का मतलब पता है किसी को क्या होता है, हायरार्की में सेम लेवल पे जो जो चीजें होंगी वो सिबलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जाके जैसे 3 डिव हैं, वो तीनों डिव सिबलिंग डिव्स हैं, और उसके साथ जो पी है वो भी उनका सिबलिंग ही है। तो अब हम लोगों ने देखा कि डिव की जितने भी सिबलिंग पैराग्राफ टैग होंगे उनका कलर ब्लू होगा। तो ये जो लास्ट डिव है जो कि सारी डिव्स की सिबलिंग थी, वो ये हो गया, उसका कलर ब्लू हो चुका है, एंड अंदर वाली जो है उनका अभी भी ब्लैक है। इसके लिए हम लोग एक ठीक है, और उसके बाद ये हमारा था एडजेसेंट सिबलिंग टैग। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर इसी पी के साथ में एक और इसी पैराग्राफ टैग को एक डुप्लीकेट बना देता हूँ इसका, और डिव लगाता हूँ। तो अभी एक कोड के अंदर एक थोड़े से इंटरेस्टिंग सा चेंज होगा, अभी देखना। हाँ, तो देखो एक ये वाला डिव जो है वो ब्लू कलर में है, और एक ये वाला डिव है जो ब्लू कलर में है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि जो एक ये वाला पैराग्राफ है वो है जो सिर्फ एक ब्लू कलर में, और एक ये वाला पैराग्राफ है जो ब्लू कलर में। मैंने यहाँ पे इसका सिबलिंग सिलेक्टर यूज किया था, एडजेसेंट सिबलिंग वाला सिलेक्टर यूज किया था। बट सेम लेवल पे तो बीच में ये जो पैराग्राफ है, जैसे देख, एक ये पैराग्राफ हो गया, ये वाला पैराग्राफ हो गया, और ऊपर ये वाला पैराग्राफ हो गया, ये सारे जो पैराग्राफ्स हैं ये सारे सेम लेवल पे। यहाँ पे देख लो, ये सबको दिख रहा है ढंग से। ठीक है, अभी तुम लोगों को ये जितनी कोलैप्स चीजें दिख रही है ना, ये सारी की सारी सेम सेम लेवल पे है। ये डिव हो गया, डिव 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 पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ, पीपी पैराग्राफ पैराग्राफ एंड डिव। तो बट अब ये है कि जो ब्लू कलर है वो एक इस वाली डिव के ऊपर है, और एक इस वाले डिव के ऊपर है। तो ऐसा क्यों है, कोई भी, तो ठीक है छोड़ो। तो ये है इस सिलेक्टर की वजह से, ये है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर है। तो इसमें तीन चीजें एक बार समझो। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, सिबलिंग का मतलब पता लग गया कि जितने सेम लेवल पे वो सारे सिलेक्ट करने हैं। अब एडजेसेंट का मतलब क्या है,
div के immediately आगे या पीछे जितने divs होंगी, जितने पैराग्राफ टैग होंगे उनको कलर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये जो पैराग्राफ टैग है इसके ऊपर एक इमीडिएटली एडजेसेंट इसके एक div टैग है, तो इसको ब्लू कलर मिल गया। लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट होता जाएगा, उसके ऊपर ध्यान रखना। ये सिलेक्ट हो रहा है मतलब इसके साथ में था, इस वाले के ऊपर हवर कर रहा हूं तो वो सिलेक्ट हो रहा है। इसके साथ में एक div टैग था तो इसके ऊपर वो सिलेक्शन लग गई। सिमिलरली ये वाला जो पैराग्राफ टैग है इसके बिल्कुल ऊपर, जैसे इसके ऊपर एक div टैग था तो इसके ऊपर वो कलर्स लगे। वेरएस जो इसके ऊपर वाला है तुम लोग बोलोगे ये भी तो उसके एडजेसेंट है, बट इस सिलेक्टर में क्या होता है कि जो उसके इमीडिएटली नेक्स्ट, जो उसका अगला आता है उसके अंदर इमीडिएट सिबलिंग, उसके ऊपर लगती है। तो इस वाले div के नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ था तो इसके ऊपर लग गई सिलेक्शंस, इसके ऊपर नहीं लगी। तो इतना सा काम होता है एडजस्ट सिबलिंग का। अब एक होता है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अगर मैं इसको हटा के ये वाला टैग यूज करूंगा तो ये सारे के सारे पैराग्राफ टैग्स ब्लू हो गए। क्यों? क्योंकि shit, तो ये देखना सारे के सारे पैराग्राफ सिलेक्ट हो गए। तो इसमें क्या है कि इसमें एडजेसेंट वाला वो कंस्ट्रेंट नहीं है कि अगर सारे सेम लेवल पे हैं तो जो बिल्कुल नेक्स्ट वाला है उसके ऊपर स्टाइलिंग लगनी, वो हर किसी के ऊपर स्टाइलिंग लगेगी। ठीक है, इसमें अभी तक किसी को डाउट कोई भी? तो हम लोगों ने डिसेंडेंट सिलेक्ट जो हम लोगों ने सबसे पहले किया था स्पेस, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो स्पेस है सिंपल हम लोग ब्लैंक स्पेस डालेंगे, उसको डिसेंडेंट सिलेक्टर बोलते हैं। डिसेंडेंट में हर एक टैग आता है जो उसके नीचे आएगा। देन नेक्स्ट इज चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड जो होता है इमीडिएटली जो उसके नीचे होता है वो उसका चाइल्ड होता है। जैसे तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के डिसेंडेंट हो, ठीक है, बट तुम लोग चाइल्ड किसको? सिर्फ अपने पेरेंट्स के, क्योंकि वो तुम्हारे इमीडिएटली ऊपर है, तुम्हारे फैमिली ट्री के ऊपर। सिमिलरली जो डॉक्यूमेंट का ट्री है उसके ऊपर जो इमीडिएटली अपर लेवल होगा वो उसका पेरेंट होता है, जो इमीडिएटली साथ वाला होता है वो उसका एडजेसेंट सिबलिंग होता है। जो सेम लेवल पे जितने भी सारे हैं वो उसका जनरल सिबलिंग हो गया। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, कलर्स, बॉर्डर्स, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था तीन डिव्स के साथ। तो दोबारा से एक बार उन तीन डिव्स के ऊपर आ जाते हैं। तो हाँ, तो हम लोग दोबारा से एक बार तीन अपनी पुरानी तीन डिव्स के ऊपर आ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली ये जो टॉपिक है कलर्स, एक्टिविटी, बॉर्डर। तो उससे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है एक तरीके से, अच्छा टाइम कम बच रहा है, बॉक्स मॉडल नेक्स्ट क्लास में कर लेना। ठीक है, तो एक बार सिंपल जो देखो कलर वाला तो हम लोगों ने देख ही लिया, कलर कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर। अब सिमिलरली जैसे हर एक एलिमेंट को हम लोग एक बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ अभी के लिए कोई भी तो एक हमारे पास होता है बैकग्राउंड इमेज वाला, बैकग्राउंड इमेज वाली प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम लोग उसका यूआरएल सेट करते हैं। एंड तो जैसे हम लोगों ने एचटीएमएल में किया था, सिंपल एक इमेज टैग लगा के उसका एसआरसी दिया था। सिमिलरली सीएसएस में हम लोग क्या करते हैं, हर एक टैग के एक बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं एंड उसको एसआरसी दे देंगे। तो उसका एसआरसी के यहाँ पे इसको यूआरएल बोलते हैं। यूआरएल के अंदर दोबारा जाके मैं भी जाऊंगा तो क्या नाम था इस इमेज का, टाइमिंग अभी के लिए जुगाड़ लगा लेते हैं थोड़ी सी। मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक शॉर्टकट देख लो, कॉपी रिलेटिव। जैसे तुम लोग अपने फाइल एक्सप्लोरर में कोई भी इमेज खोलोगे, राइट क्लिक करोगे जब उसके ऊपर, तो यहाँ पे कॉपी रिलेटिव पाथ कर सकते हो। मैं क्या इसका रिलेटिव पाथ कॉपी किया एंड बैकग्राउंड इमेज में यूआरएल की जगह लगा दिया।
तो हाँ, अभी के लिए देख लो, जैसे बैकग्राउंड इमेज हम लोगों ने लगा दी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की वजह से। सीएसएस के अंदर जाके हम लोगों ने एक बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी करके होती है वो लगा दी। सिमिलरली और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। तो जैसे अभी मैं जाऊंगा बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स होती है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज पोजीशन, रिपीट। ठीक है, तो ऐसे काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग अभी आगे जाके सीएसएस की जितनी क्लासेस होंगी उसमें हम लोगों को यही एक्सप्लोर करना है कि सीएसएस में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो कितने एलिमेंट्स पे लग सकती हैं, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो इवेंचुअली हम लोग बारी बारी ये पूरी चीजें डिस्कस करते जाएंगे। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं अभी के लिए, कहाँ इमेजेस के लिए, कलर्स के लिए, देन बैकग्राउंड पोजीशन होती है, रिपीट होता है, ये सारी चीजें हम लोग एक बार अभी तो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में एक बार आराम से करेंगे सारी चीज। बॉर्डर्स क्या होते हैं, देन बॉक्स मॉडलिंग से पढ़ेंगे, मार्जिन पैडिंग्स क्या क्या चीजें होती हैं, सारी आराम से पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए।